Assalamu alaikum students. Hope you all are well. Today our topics of discussion are resource depletion and climate change. So students, our first topic of discussion is resource depletion. तो पहले हम इसके मीनिंग से स्टार्ट करते हैं. रिसोर्स मीन वसाइल और डिप्लीशन किसी भी वसाइल की क्वालिटी या क्वांटिटी में जो भी रिडक्शन होती है या इसकी क्वालिटी या क्वांटिटी में जो भी कमी आती है उसको हम डिप्लीशन बोलते हैं. So, resource depletion is the consumption of resource faster than it can be replenished. Resource depletion basically resources की fast consumption है. मतलब जितने resources स्पीड से यूज़ हो रहे हैं उतनी ही स्पीड से वो दोबारा नहीं बन रहे. नेचुरल रिसोर्सेज जो हम यूज़ करते हैं इनको या तो हम रीन्यूएबल बोलते हैं या नॉन रीन्यूएबल रिसोर्सेज में डिवाइड करते हैं. Renewable resources includes wind, solar energy, etc. While non-renewable resources include coal and natural gas, etc. रिसोर्स डिप्लीशन में बेसिकली होता क्या है कि जो नेचुरल रिसोर्सेज का यूज़ है चाहे वो रीन्यूएबल रिसोर्सेज हों या नॉन रीन्यूएबल रिसोर्सेज उनके रेट ऑफ रिप्लेसमेंट से ज़्यादा होता है. कॉजेज ऑफ रिसोर्स डिप्लीशन. रिसोर्स डिप्लीशन की क्या क्या कॉजेज हैं? ओवर पॉपुलेशन, पुअर फार्मिंग प्रैक्टिसेस, लॉगिंग, ओवर कंजम्पशन ऑफ नेचुरल रिसोर्सेज, पोल्यूशन, इंडस्ट्रियल एंड टेक्नोलॉजिकल डेवलपमेंट. बेसिकली ये वो फैक्टर्स हैं जो रिसोर्स डिप्लीशन की रीज़न बनते हैं. सो स्टूडेंट्स, अब हम ओवर पॉपुलेशन को डिस्कस करेंगे जो कि हमारा रिसोर्स डिप्लीशन का मेजर फैक्टर है. टोटल ग्लोबल पॉपुलेशन 7 बिलियन से ज़्यादा है और ये पॉपुलेशन में इंक्रीज बहुत ही क्रिटिकल फैक्टर है नेचुरल रिसोर्सेज की डिप्लीशन के लिए. क्योंकि सिंपल सी बात है, जैसे जैसे पॉपुलेशन इंक्रीज होगी वैसे ही नीड्स भी इंक्रीज होंगी और इन नीड्स को फुलफिल करने के लिए नेचुरल रिसोर्सेज की डिप्लीशन होगी, उनका यूज़ ज़्यादा होगा, वो ज़्यादा कंज्यूम होंगे और इसके साथ साथ हमारा इन्वायरमेंट भी कंटेमिनेट होगा. मज़ीद रिसर्च ने यह भी प्रूव किया है कि डेवलपिंग कंट्रीज़ अपने ज़्यादा से ज़्यादा रिसोर्सेज यूज़ कर रहे हैं ताकि वो अपनी इंक्रीजिंग पॉपुलेशन को सपोर्ट कर सकें थ्रू इंडस्ट्रियलाइजेशन प्रोसेस. Hence, the depletion of natural resources will continue as long as the world population increases. Another cause of resource depletion is poor farming practices. Humans are causing a lot of stress to land resources due to the over-reliance on food production for daily nutritional requirements. So, poor irrigation practices, poor soil management practices और heavy machinery के यूज़ और फार्मिंग इक्विपमेंट के यूज़ की वजह से सॉइल का स्ट्रक्चर क्या हो रहा है, डिस्ट्रॉय हो रहा है और इसे प्लांट्स की ग्रोथ के लिए अनसूटेबल बना रहा है. कुछ फार्मिंग प्रैक्टिसेस जैसे कि पेस्टिसाइड्स, फंगीसाइड्स और हर्बिसाइड्स का ज़्यादा यूज़ सॉइल में कुछ इंपॉर्टेंट माइक्रो ऑर्गेनिजम्स को किल कर देता है, ख़त्म कर देता है कि जो ज़मीन में न्यूट्रिएंट का सोर्स बनते हैं और इसकी वजह से क्या होते हैं, नेचुरल रिसोर्सेज स्पॉइल हो जाते हैं. स्टूडेंट्स, अब हम डिस्कस करेंगे लॉगिंग को जो कि रिसोर्स डिप्लीशन की एक और रीज़न है. लॉगिंग इज़ बेसिकली द प्रोसेस ऑफ कटिंग ट्रीज. दरख्तों को काटने के प्रोसेस को क्या कहते हैं, लॉगिंग कहते हैं. वर्ल्ड बैंक ने रिपोर्ट किया है कि 1990 से लेकर 2016 तक नेट लॉस ऑफ ग्लोबल फॉरेस्ट 1.3 मिलियन स्क्वायर किलोमीटर तक हो गया है जो कि बहुत अलार्मिंग है. और ट्रॉपिकल डिफॉरेस्टेशन का रेट एनुअली 1% हो गया है. लोग जंगलों को ख़त्म कर रहे हैं एग्रीकल्चरल रीज़न के लिए क्योंकि ह्यूमन पॉपुलेशन बहुत ज़्यादा इंक्रीज़ हो गई है. लोग दरख्तों को कट कर रहे हैं रेजिडेंशियल स्पेस के लिए. तो इस डिफॉरेस्टेशन की वजह से ना सिर्फ प्लैनेट दरख्तों से महरूम हो रहा है बल्कि हज़ारों की तादाद में जानवर भी ख़त्म हो रहे हैं उनके नेचुरल हैबिटेट के डिस्ट्रक्शन की वजह से. और लॉगिंग की वजह से सॉइल एरोजन भी हो रही है और नेचुरल सॉइल मिनरल्स भी ख़त्म हो रहे हैं विच इज़ ऑल्सो अ कॉज ऑफ नेचुरल रिसोर्स डिप्लेशन.
ओवर कंजम्पशन ऑफ नेचुरल रिसोर्सेज। जैसा कि हम सब जानते हैं, इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन की वजह से बड़े लेवल पर मिनरल और ऑयल एक्सप्लोरेशन प्रैक्टिसेस की वजह से नेचुरल ऑयल और मिनरल्स की रिडक्शन हो रही है। इसी तरह एडवांस टेक्नोलॉजी की वजह से कंटेम्प्रेरी इरा में रिसर्च इजी हो गई है। डीप डिगिंग प्रोसेस इंसान के लिए बहुत आसान हो गया है और इसी तरह डिफरेंट ओर की एक्सेस भी इजी हो गई है, जिसकी वजह से डिफरेंट मिनरल्स की एक्सप्लॉयटेशन हो रही है और ज़मीन का प्रोडक्शन लेवल भी डिक्रीज कर रहा है। Now we will discuss another cause of resource depletion, which is pollution. इंक्रीज पॉपुलेशन और मॉडर्न एंथ्रोपोजेनिक एक्टिविटीज़ की वजह से पोल्यूशन भी इंक्रीज हो रही है, जो कि अल्टीमेटली नेचुरल रिसोर्सेज को डैमेज कर रही है। ये नेचुरल रिसोर्सेज को कैसे डैमेज कर रही है? सिंपल सी बात है, अगर सॉइल, एयर, लेक्स और सी कंटेमिनेट हो रहे हैं, गंदे हो रहे हैं, ख़राब हो रहे हैं सीवेज, रेडियो एक्टिव और टॉक्सिक केमिकल्स की वजह से या किसी भी दूसरे पोल्यूटेंट से, तो ये प्रोसेस इवेंचुअली नेचुरल रिसोर्सेज को भी डिप्लीट कर रहा है। इसी तरह ह्यूमन एक्टिविटीज़ की वजह से ग्रीन हाउस गैसेस का लेवल इन्वायरमेंट में बहुत ज़्यादा इंक्रीज हो गया है, जिसकी वजह से ओजोन लेयर डिप्लीशन और ग्लोबल वार्मिंग भी हो रही है। और इन्वायरमेंटल चेंजेस की वजह से डिप्लेटिव इम्पैक्ट होगा डिफरेंट नेचुरल हैबिटेट्स पर, डिफरेंट एनिमल्स पर और प्लांट स्पीशीज पर, और मे बी इनमें से कुछ चीज़ें क्या हो जाएं, एक्सटिंक्ट हो जाएं। इंडस्ट्रियल एंड टेक्नोलॉजिकल डेवलपमेंट। जैसा कि हम सब जानते हैं कि टाइम के साथ साथ टेक्नोलॉजी भी एडवांस होती जा रही है और टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट के साथ साथ इंडस्ट्रियल ग्रोथ में भी इंक्रीज आया है। जैसे हर चीज़ के एडवांटेजेस और डिसएडवांटेजेस होते हैं, वैसे ही एडवांस टेक्नोलॉजी और इंडस्ट्रीज़ के भी एडवांटेजेस और डिसएडवांटेजेस भी हैं। सबसे मेजर डिसएडवांटेज इंडस्ट्रीज़ का ये है कि यहाँ से टॉक्सिक केमिकल सॉइल, लेक, सी, सैंड में क्या हो रहा है, रिलीज़ कर रहे हैं, जिसकी वजह से नेचुरल हैबिटेट डिस्ट्रॉय हो रहा है। और इसी तरह जो स्टीम फैक्ट्री से हवा में मिक्स हो रही है, उससे भी इन्वायरमेंट क्या हो रहा है, टॉक्सिक हो रहा है, पोल्यूट हो रहा है, डिस्ट्रॉय हो रहा है, कंटेमिनेट हो रहा है। Effects of resource depletion. Following are the effects of resource depletion: water shortage, oil depletion, loss of forest cover, depletion of minerals, and extinction of species. Water shortage. Poor farming practices, deforestation और pollution major cause हैं water shortage की। वाटर रिसोर्स डिप्लीशन कैसे होगी या वाटर की शॉर्टेज क्यों होगी? क्योंकि नेचुरल वाटर रिसोर्सेज और अंडरग्राउंड वाटर कंटेमिनेट हो रहे हैं ह्यूमन एक्टिविटीज़ की वजह से, और इस तरह वो पानी यूजेबल नहीं रहता। और आजकल ऑलमोस्ट 1 बिलियन पीपल लैक कर रहे हैं क्लीन वाटर की एक्सेस को। ओनली 0.2% ऑफ द टोटल वाटर ऑन द अर्थ इज पोर्टेबल। अब पोर्टेबल का क्या मतलब है? पानी जो पीने के काबिल हो उसको हम क्या बोलते हैं? पोर्टेबल वाटर। यानी पूरी अर्थ पर सिर्फ 0.2% पानी ही पीने के काबिल है। ऑयल डिप्लीशन। ऑयल एक नेचुरल रिसोर्स है जो कि नॉन रिन्यूएबल है और ये एसेंशियल है मैन्युफैक्चरिंग, कुकिंग, माइनिंग और ट्रांसपोर्टेशन जैसी एक्टिविटीज़ के लिए। इंटरनेशनल एनर्जी आउटलुक की रिसर्च के अकॉर्डिंग ऑयल डिप्लीशन रेट इतना इंक्रीज हो गया है कि बाकी ऑयल जो रह गया है वो 25 ईयर्स में ख़त्म हो जाएगा, विच इज़ इनफैक्ट वेरी अलार्मिंग। Loss of forest cover. Approximately 18 million acres of forest covers are destroyed annually in order to fulfill the demand of increased population. इसका मतलब है कि दुनिया में से तो आधे जंगल वैसे ही ख़त्म हो गए हैं। जैसे जैसे पॉपुलेशन इंक्रीज़ हो रही है उसकी वजह से क्या हो रहा है, नेचुरल रिसोर्सेज को डिस्ट्रॉय किया जा रहा है उनकी ज़रूरतों को फुलफ़िल करने के लिए, पूरा करने के लिए। और रिसर्च से ये भी पता चला है कि पास्ट 3 डिकेड्स में इंक्रीज डिफॉरेस्टेशन
की वजह से ग्रीन हाउस गैसेस ग्लोबली 12 to 17% इंक्रीज हुई हैं, जिसकी वजह से क्लाइमेट चेंज हो रहा है और ग्लोबल वार्मिंग भी हो रही है। Depletion of minerals. Minerals like zinc, copper, gasoline, phosphorus are basically non-renewable natural resources. अब इंक्रीज पॉपुलेशन की वजह से मिनरल्स का भी यूज़ ज़्यादा हो गया है और आहिस्ता आहिस्ता ये नेचुरल रिसोर्सेज कम होते जा रहे हैं। और अगर ये इसी स्पीड से कंज्यूम होते रहे, यूज़ होते रहे, तो एक टाइम वो भी आएगा कि जब ये नेचुरल रिसोर्सेज बिल्कुल ख़त्म हो जाएंगे। एक्सटिंक्शन ऑफ स्पीशीज। नेचुरल रिसोर्सेज के ओवर एक्सप्लॉयटेशन की वजह से बहुत से एनिमल्स की स्पीशीज एक्सटिंक्ट हो रही हैं। फॉरेस्ट, जो कि बेसिकली जानवरों का नेचुरल हैबिटेट है, लेकिन डिफॉरेस्टेशन की वजह से जानवर इस नेचुरल हैबिटेट से महरूम हो रहे हैं और इसी वजह से इनका सर्वाइवल मुश्किल हो जाता है और इनकी स्पीशीज एक्सटिंक्ट हो गई हैं। Some of the species which have been extinct with the passage of time are shown in the given slide. So students, second topic which we are going to discuss today is climate change. But before discussing climate change, I would like to give a brief description about climate. So students, climate होता क्या है? Climate is the average weather in a place over many years. Weather can change in just a few hours, but climate takes hundreds, thousands, even millions of years. एटमॉस्फेयर में जो भी लॉन्ग टर्म चेंजेस होते हैं उसको हम क्या कहते हैं? उसको हम क्लाइमेट बोलते हैं, जबकि शॉर्ट टर्म चेंजेस को हम क्या बोलते हैं? वेदर। सो वेदर इज अ शॉर्ट टर्म चेंज in the atmosphere while the climate is the long term change in the atmosphere. So change of climate that is attributed directly or indirectly to human activity altering the composition of the global atmosphere is called climate change. क्लाइमेट में जो भी चेंज आ रहा है डायरेक्टली या इनडायरेक्टली उसकी रीजंस ह्यूमन ही हैं, जिसकी वजह से एटमॉस्फेयर ग्लोबली चेंज हो रहा है, इसकी कंपोजिशन में चेंज आ रहा है। इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन के बाद भी क्लाइमेट चेंज में बहुत ज़्यादा इंक्रीज हुआ है। क्लाइमेट चेंज बेसिकली होता क्या है? किसी भी जगह पर जो एवरेज वेदर होता है, जो उसमें चेंज होता है और उस चेंज का हमारी लाइफ पर या तो कोई पॉजिटिव इफेक्ट होता है या नेगेटिव इफेक्ट होता है, तो इसे हम क्या बोलते हैं? क्लाइमेट चेंज कहते हैं। तो स्टूडेंट, सोचने वाली बात है, अगर तो क्लाइमेट चेंज का सिर्फ पॉजिटिव इफेक्ट होता है ह्यूमंस पर तो ये चेंज हमें इतना बॉदर ना करता, पर इसके नेगेटिव इफेक्ट्स की वजह से ये एक ग्लोबल और मेजर इशू बन गया है। सो एवरेज वेदर जो किसी प्लेस पर होता है, इसे हम क्या बोलते हैं? क्लाइमेट चेंज कहते हैं। Components of climate change. Climate change includes pattern of temperature, मतलब कभी गर्मी होती है, कभी सर्दी होती है। प्रेसिपिटेशन, मतलब कभी बारिश और कभी बर्फ़ का गिरना। ह्यूमिडिटी, मतलब हबस। विंड, हवाएं और सीजन्स, और सारे सीजन्स किस में आते हैं? क्लाइमेट चेंज में आते हैं। अगर हम सिंपल वर्ड्स में बात करें कि जो क्लाइमेट होता है या जो क्लाइमेट चेंज होता है वो बहुत ही इम्पोर्टेंट रोल प्ले करता है, फंडामेंटल रोल प्ले करता है किसी भी नेचुरल इकोसिस्टम को शेप करने में। यानी इकोसिस्टम डायरेक्टली डिपेंड करता है क्लाइमेट चेंज पर, और ह्यूमन इकोनॉमीज और कल्चर भी किस पर डिपेंड कर रहे होते हैं? वो भी क्लाइमेट चेंज पे डिपेंड कर रहे होते हैं। अब सोचने वाली बात है कि ह्यूमन इकोनॉमीज कैसे डिपेंड कर रहे होते हैं क्लाइमेट चेंज पर। अब इस चीज़ को एक्सप्लेन करने के लिए हम एक छोटी सी एग्जांपल लेते हैं एक किसान की, जिसने एक फसल लगाई है और जिसके लिए ज़्यादा बारिश नहीं थी, लेकिन अगर तूफान आ जाए तो क्या होगा? उसकी फसल तबाह हो जाएगी, वेस्ट हो जाएगी। तो इस तरह हम कह सकते हैं कि वो फसल जो किसान का सोर्स ऑफ इनकम था वो क्या हो गया? डिस्टर्ब हो गया, और वो क्या इकोनॉमिकली डिस्टर्ब हो गया। सो हैज प्रूव्ड ह्यूमन इकोनॉमीज और कल्चर्स आर डिपेंडेंट ऑन क्लाइमेट चेंज। फैक्टर्स अफेक्टिंग क्लाइमेट चेंज। वो कौन से फैक्टर्स हैं जिनकी वजह से क्लाइमेट में चेंज आ रहा है, या वो कौन से फैक्टर्स हैं जो क्लाइमेट को इफेक्ट कर रहे हैं? या तो वो नेचुरल फैक्टर होंगे या एंथ्रोपोजेनिक फैक्टर्स होंगे।
नेचुरल फैक्टर्स वो फैक्टर्स होते हैं जिसमें किसी ह्यूमन एक्टिविटी का कोई अमल दखल नहीं होता, ये नेचुरली अकर कर रहे होते हैं। वाइल एंथ्रोपोजेनिक फैक्टर्स वो फैक्टर्स होते हैं जो बेसिकली टोटली डिपेंड कर रहे होते हैं ह्यूमन एक्टिविटीज़ पे। Some of the natural factors which causes the climate changes are change in the sun's activity, change in Earth's orbit, changes in orientation of the Earth's axis of rotation, and volcanic eruption. Now students, we will discuss these factors one by one. जैसा कि स्टूडेंट्स मैंने आप लोगों को अभी बताया है कि क्लाइमेट चेंज या तो नेचुरल फैक्टर्स की वजह से होता है या एंथ्रोपोजेनिक एक्टिविटीज़ की वजह से होता है। नेचुरल चेंज इन सन एक्टिविटी इज बेसिकली अ नेचुरल फिनोमिना। ऑलमोस्ट सारी एनर्जी जो अर्थ के क्लाइमेट पे इफेक्ट कर रही है वो कहाँ से आ रही है, उसका सोर्स क्या है? सूरज उसका सोर्स है। एनर्जी जो सन से इमिट होती है उसे ज़मीन के एटमॉस्फेयर में आने से पहले स्पेस से गुजरना पड़ता है। सोलर एनर्जी का ऑलमोस्ट 40% अर्थ सरफेस पर आता है, जबकि 60% इसका एब्जॉर्ब हो जाता है एटमॉस्फेयर से। अब जिस सन का एनर्जी आउटपुट कांस्टेंट नहीं है, ये टाइम के साथ साथ क्या होता है, चेंज होता रहता है। इसका अल्टीमेटली इफेक्ट किस पर होता है? अर्थ क्लाइमेट पे होता है। अब जैसा कि साइंटिस्ट कहते हैं, जब भी सन स्पॉट एक्टिविटी इंक्रीज होती है, जो अर्थ पर ग्लोबल टेम्परेचर चेंज हो रहा है उसका आपस में लिंक होता है। ये कोइंसिडेंस नहीं है कि सन स्पॉट एक्टिविटीज़ इंक्रीज हों तो अर्थ का टेम्परेचर भी इंक्रीज हो जाए। अब स्टूडेंट्स, आपके माइंड में एक चीज़ आ रही होगी कि सन स्पॉट होता क्या है। तो सन स्पॉट बेसिकली स्पॉट या पैच होते हैं जो टाइम टू टाइम सन के सरफेस पर अपीयर होते हैं, पर ये एक टेम्पररी फिनोमिना है। अगर सन स्पॉट एक्टिव हैं तो सोलर फ्लेयर्स भी क्या होंगे? ज़्यादा होंगे, सन की ब्राइटनेस ज़्यादा हो जाएगी और अल्टीमेटली वो किसके ऊपर इफ़ेक्ट करेंगे? अर्थ के टेम्परेचर पे इफ़ेक्ट करेंगे और ग्लोबल टेम्परेचर क्या हो जाएगा? इंक्रीज कर जाएगा। Another natural factor of climate change is changes in Earth's orbit. Earth orbit around the sun is an ellipse. ज़मीन सूरज के गिर्द जिस ऑर्बिट में रोटेट कर रही है, वो रास्ता जिस पर ज़मीन सूरज के गिर्द घूम रही है, इस ऑर्बिट की शेप को हम एलिप्स कहते हैं और ये ऑर्बिट अपनी शेप चेंज करता रहता है। ड्यूरिंग रोटेशन अगर ये ऑर्बिट सर्कुलर शेप में है, जैसा कि इस डायग्राम में दिखाया गया है, तो ज़मीन का सूरज से हर जगह से डिस्टेंस क्या है? इक्वल है। तो इस वजह से अर्थ के टेम्परेचर में इतनी वेरिएशंस नहीं आएंगी। लेकिन अगर रोटेशन के दौरान ये ऑर्बिट की शेप चेंज हो जाए तो जहाँ पे ज़मीन सूरज के करीब होगी वहाँ पे अर्थ का टेम्परेचर वार्मर होगा कंपैरेटिवली उस जगह के जहाँ पर ज़मीन सूरज से ज़्यादा दूर होगी। Another natural factor of climate change is changes in orientation of Earth axis of rotation. जैसा कि हम जानते हैं कि ज़मीन सूरज के गिर्द एक ऑर्बिट में रोटेट कर रही है और इसके साथ साथ वो अपने एक्सिस के गिर्द भी घूम रही होती है, बट अर्थ एक्सिस इज नॉट अपराइट, इट लीन्स एट एन एंगल। ये एंगल टाइम के साथ साथ चेंज होता रहता है और जब ये एंगल इंक्रीज कर जाए तो गर्मियाँ बहुत ज़्यादा गर्म और सर्दियाँ बहुत ज़्यादा ठंडी हो जाती हैं। वोल्केनिक इरप्शन, अनदर फैक्टर ऑफ क्लाइमेट चेंज इज वोल्केनिक इरप्शन। सो वोल्केनिक इरप्शन होता क्या है? Volcanic eruption happens when lava and gases are discharged from volcanic vent. जब वोल्केनिक वेंट से मोल्टन लावा और गैसेस डिस्चार्ज होती हैं इन्वायरमेंट में, तो इस प्रोसेस को हम बोलते हैं वोल्केनिक इरप्शन और इसकी वजह से क्या होता है? एटमॉस्फेयर का क्लाइमेट चेंज होता है। जैसा कि हम जानते हैं कि सिर्फ नेचुरल प्रोसेस नहीं है जिसकी वजह से क्लाइमेट में चेंज आ रहा है, बल्कि बहुत सी ह्यूमन एक्टिविटीज़ भी हैं जिनकी वजह से क्लाइमेट चेंज हो रहा है और इन एक्टिविटीज़ को हम बोलते हैं एंथ्रोपोजेनिक एक्टिविटीज़ या एंथ्रोपोजेनिक फैक्टर्स। इसमें कौन कौन सी चीज़ें इंक्लूड हैं? बर्निंग ऑफ फॉसिल फ्यूल्स, डिफॉरेस्टेशन, ग्रीन हाउस गैसेज, इंटेंसिव फार्मिंग,
mining and waste disposal. These are basically these factors I have discussed in my previous lecture in detail. सो इन प्रोसेसेस की वजह से क्या होता है, ग्रीन हाउस गैसेस का जो सा इन्वायरमेंट में लेवल ज़्यादा हो जाता है, जिसकी वजह से क्लाइमेट चेंज और ग्लोबल वार्मिंग होती है। थैंक यू। अल्लाह हाफिज़।